ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु का पानी जो रोका, हमने कहा कि भाई सिंधु का पानी हिंदू का है। ख्वाजा आसिफ जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कह रहा है कि ये तो युद्ध की शुरुआत है। कि ये जो भारत कर रहा है शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग अपनी कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बना रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहा है, खासतौर से ये पिंजड़े वाली मुनिया मुन्नी भाई, कि मैं क्या करूं, इधर जाएगा उधर जाएगा। ये पानी, मेरा मानना है 2 या 3 साल के अंदर जैसे ही आदेश आया, जिहादिस्तान को पानी की बहुत किल्लत होगी। सर वो कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी कर रहे हैं और ये खबर तब आ रही है जब अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि सिप्री की रिपोर्ट आती है और सिप्री की रिपोर्ट में भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी 12 टू मिसाइलें फायर मोड में हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं, ऐसा ठुकेगा अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की ये काबिलियत नहीं है कि 3 फ्रंट वॉर लड़े। अरे तेरे को हाँ, ये इस खबर की बड़ी चर्चा है सर कि मोसाद ने इजराइल मुनीर के पीछे है और लोग तो ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर के पीछे मोसाद जाने वाली। ईरान का कहना है कि पैसे तो हमें चाहिए, न्यूक्लियर दरवाजा भी हम खोल देंगे, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कहीं कोई बातचीत नहीं होगी। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक वोहरा सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जो आप इतना स्नेह करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत हम आभारी हैं सर आपके। मैं आपका आभारी हूं कि आप मौका देते हैं। आज सुबह मैं महाकाल से लौटा हूं और पहला प्रोग्राम आपका कर रहा हूं। इतना कहना चाहता था कि आपके चैनल के लिए, आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए, आपके स्टाफ के लिए हमने भगवान शिव से कहा कि अपनी मेहरबानी आप इन पर बरकरार रखिएगा। थैंक यू सर। सर थैंक यू। सर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु का पानी जो रोका, हमने कहा कि भाई सिंधु का पानी हिंदू का है और उसको हमने एबेंस में डाल दिया। जो खबर आ रही है वो ये कि असीम मुनीर इसको इंटरनेशनली कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल लॉज़ के हिसाब से पानी नहीं रोक सकते। दूसरा, ख्वाजा आसिफ जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कह रहा है कि ये तो युद्ध की शुरुआत है और ये भारत कर रहा है। वो तरह-तरह के बयान भी दे रहा है और पाकिस्तान कुछ नए डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है बॉर्डर के इलाकों में। आप इसको कैसे देख रहे हैं जब दुनिया के अलग-अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है? पाकिस्तान जो दावा कर रहा है वो ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच मध्यस्थता कर रहा है, शांति दूत बना हुआ है और ये एक नई अपडेट है। वो फिर से एक तरह से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं हमको। राइट। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा विस्तार में बातचीत करता हूँ। सर, आपको पता है कि जब भारत को तोड़ा गया था 1947 में, ये बकवास करते हैं कि हम आज़ाद हो गए थे। कोई हम आज़ाद-वाज़ाद नहीं हुए थे, हमें तोड़ दिया गया था। अब मेरा सवाल ये है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने साइन की थी वो 1960 में की थी। यानी 13 साल तक सो कॉल्ड आज़ादी के बाद कोई अ, दिक्कत नहीं हुई थी। पाकिस्तान की जो पानी की समस्या है सर, इसका इंडस वाटर ट्रीटी से कोई लेना-देना नहीं है, ना जो हमने सस्पेंशन की है, उससे कोई लेना-देना। पाकिस्तान हमेशा अपनी गलतियाँ नहीं मानता है, हमेशा कहता है कि मैं जंग करूँगा और फिर हमने जब पानी का फ्लो रोका नहीं है, सिंधु का और 2 उसकी ट्रिब्यूटरीज़ का टू पाकिस्तान, फिर भी वो फुदकता है। सर, नदी कोई नल का नहीं है कि आपने बंद कर दिया और वहाँ का फ्लो बंद हो जाता है, समय लगता है। हाँ, तैयारी हो चुकी है, ये मेरे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी कहता है मैं मिसाइलें फेंक दूँगा, फिर कहता है कि मैं न्यूक्लियर परमाणु हथियार का प्रयोग करूँगा। फिर एक कोई हजाम सेठी है वहाँ पर, जर्नलिस्ट है, किस टाइम में मिनिस्टर भी होता था, है बिल्कुल हजाम। जी, हमारे पास 10 मिसाइलें हैं, हम फेंक देंगे, ये वो। ये सब कुछ करने के बाद और अब गया है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई देखो इसको शुरू कर दो, मैं तो नन्हा-सा, प्यारा-सा, छोटा-सा बच्चा हूँ, मैं तो बेईमानी नहीं करता। अगर इसने पानी मेरा बंद कर दिया, मैं क्या करूँगा? क्योंकि 90% आई रिपीट 90% पानी जो सिंधु और उसके सिस्टम का है, जिहादिस्तान उस पर निर्भर है एग्रीकल्चर के लिए सर और पीने के पानी के लिए। पाकिस्तान की समस्या क्या है? उसके पास 2 डैम है, एक तरबेला डैम है और मंगला डैम है सर।
बहुत बड़े-बड़े डैम हैं सिंधु नदी पर। 1-2-3 हफ्ते का एवरेज रिवर फ्लो ये संभाल सकते हैं, रख सकते हैं। ये रिजर्वॉयर जो इनके होते हैं, जो इनकी लेक होती है, क्योंकि रिजर्वॉयर की कैपेसिटी जो है वो घटती जा रही है। और फिर जो एक मल्टीपर्पज डैम बना रहे हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में, दियामर भाषा डैम, कुछ हद तक वो पाकिस्तान की समस्याएं कम कर सकता है पानी की। लेकिन समस्या ये है सर कि जब ये ट्रीटी हमने साइन की थी, पाकिस्तान की आबादी 45 मिलियन, 4.5 करोड़ की थी, और आज 250 मिलियन यानी 25 करोड़ की है। तो इसका मतलब है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पानी का, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह से गिर गया है। एग्रीकल्चर जो है वो 90% पानी का पाकिस्तान का फ्रेश वाटर लेता है, लेकिन जो इरिगेशन सिस्टम है सर, ये बहुत पुराने हैं, और वाटर लॉसेस जो होती हैं कनाल से, सीपेज से, फ्लड से, इरिगेशन से, ये सब बहुत ज्यादा है। तो जो किसान है वहां पर, वो कहते हैं कि हम ग्राउंड वाटर निकालेंगे, और क्या तरीका क्या है? तो कुछ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वाटर टेबल गिरती जा रही है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि कभी देखते हैं वहां पे पानी नहीं है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी हीट वेव आता है। 2022 में जो फ्लड्स हुए थे, ये बताया था कि एक देश साइमल्टेनियसली वहां फ्लड भी आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाटर स्कैर्सिटी भी होती है। अब जो हम मेजर हाइड्रो पावर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं भाई इरिगेशन के लिए बना रहे हैं, जो फ्लड आते हैं उसमें जो नुकसान होता है वो कम हो। फिर हम बातचीत कर रहे हैं कि रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब को दूसरी रिवर्स के साथ लिंक किया जाए। डेग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान मेजर रिवर्स जो है ना सर, ये उसकी अपनी गलती है। वो 4 बड़े-बड़े डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो मेरा जो मानना है सर, जो हम इस समय देख रहे हैं कि मिलिटरीली वो कुछ नहीं करेगा, उसमें इतनी औकात नहीं है। वो अब दौड़ता जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो नैरेटिव बना रहा है, देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मैंने मध्यस्थता करा दी, मैंने ईरान और इसराइल के बीच में जंग रुकवा दिया था, कितना अच्छा हूँ, और मैं अब इसको जो है, देखिए ये मेरे को पीने नहीं दे रहे, मुझे मार देना चाहते हैं। कहानियां करने दो। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओके? कुछ साल हो गए, मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक इंटरव्यू देखी थी, मैं मिला हुआ उनसे। तो उनसे लोग कह रहे थे कि देखिए ये जो नैरेटिव है पश्चिमी देश जो चलाते हैं जंग का, ये तो आपसे कहीं ज्यादा इफेक्टिव रहा है। आपको नहीं कुछ जवाब देते। कहता कि मैं 2 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते, उस समय की बात है, मैं $2 बिलियन क्यों खर्च करूं नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए? मैं तो जमीन पे ठोकूंगा उनको, मैं करता जाऊंगा। ये भी मेरा मानना है कि लोग बहुत कहते हैं हमको नैरेटिव क्या नैरेटिव चलाना चाहिए? सिंधु नदी मेरी है, सिंधु हिंदू हमारी नदी है सर। और फिर जो है उसका पानी जो मैंने दे दिया, आपको एक चीज बताऊं क्या आंकड़ा, आपको आप हैरान हो जाएंगे। जो कनाल सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया का, जब पाकिस्तान ने जब उसका क्रिएशन हुआ, तो पंजाब को तोड़ दिया गया था, पश्चिम पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, बंगाल को तोड़ दिया गया था। जो इरिगेशन सिस्टम था ना पंजाब में सर, कहते हैं दुनिया का बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम था दैट टाइम। तो जितनी कनालें थी वहां पर, मेरा ख्याल जो मेरे को आंकड़ा पता है 233 या ऐसी कुछ कनालें थी, या 240 के आसपास। केवल 12 या 13 कनालें मुझे मिली, बाकी सब जिहादिस्तान को गई। ये क्यों स्वीकार किया मैंने ऐसी ट्रीटी को? अब आप अपने आप फैसला कर लीजिएगा क्यों मैंने उसको आपको महान आपको महान बनना था ना, आपको इतिहास के पन्नों में अमर होना है। आपको आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। उसके बाद हमने वीटो पावर दे दिया सर, सारे कनाल उनके पास चले गए, लेकिन कुछ करेंगे? जब सिल्टिंग हो रही है ना सर, जैसे नदी है, तो आपने तालाब बना दिया, नदी आ रही है, वो अपनी मट्टी तो वहीं छोड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, ड्रेजिंग करते हैं, डीसिल्टिंग। उनसे हमने बात की, मैंने खुद कई बार इंडस वाटर ट्रीटी के जो रिव्यू होते थे, तो मैं खुद वहां बैठा हुआ, तो उनसे कहते थे कि भाई देखिए ये आपके तरबेला और मंगला, ये फंगला पंगला डैम, कंगला डैम भर रहा है, कुछ करो। आज ये इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब अल्लाह तो बहुत बिजी है भाई, वो नहीं आया कुछ करने के लिए। सो उसको अब हल्के हल्के समझ आ रहा है कि ये जो भारत कर रहा है शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग अपनी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बना रहे हैं। हम डैम्स बना रहे थे, हमारे डैम्स को डिले कर दे 10 साल, 15 साल। कभी इस कोर्ट में जाता था, आर्बिट्रेशन में जाता, इधर जाता था, उधर जाता था।
अब उसको पता है कि वो कहीं नहीं जा, जैसे हमने 370 को जब रद्द किया था सर जम्मू और कश्मीर में, बहुत शोर मचाया, मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फिर भागा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के बोला घर भाग जाओ, भाग जाए यहाँ से। फिर वो गया मेरा ख्याल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ये भारत का अपना अंदरूनी मामला है। तो अब वो कोशिश कर रहा है, खासतौर से ये पिंजरे वाली मुनिया मुन्नी भाई, कि मैं क्या करूं, इधर जाएगा उधर जाएगा। एक टाइम था सर, मैं मीटिंग्स में बैठता था ना सर, मैं आपको बताता हूँ, हम एक मीटिंग कर रहे हैं मान लीजिए वॉशिंगटन में, और मीटिंग ये हो रही है कि भाई जो स्पेस रिसर्च है उसमें हमारे देशों को मिलके कोऑपरेट करना चाहिए, ये भी होते थे। जी पहले कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो, और टाइगर हम बात क्या कर रहे हैं, तू कहाँ पहुंच गया। और अब आप देखेंगे सर, कोई मीटिंग होगी, आप भी जाएंगे, जर्नलिज्म की मीटिंग हो रही है, बच्चा भी ईरान इराक में, ईरान और इसराइल में जो हो रहा है वो कैसा चल रहा है, नहीं नहीं पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात करो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या, गधे हो। बात दुनिया दुनिया को क्या परवाह, कितने देश हैं जो परवाह करते हैं कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड, एक नहीं, सिर्फ उनको तकलीफ है और मैं इन्वॉल्व हूं, और कोई परवाह नहीं करता। ये सच्चाई है आज की दुनिया की सर। तो मेरा अपना मानना है, एकदम से तो हम नलका बंद नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है कि ये पानी, मेरा मानना है 2 या 3 साल के अंदर जैसे ही आदेश आया, जिहादिस्तान को पानी की बहुत किल्लत होगी, और बीच बीच में बाढ़ भी आएगी। फिर वो कहते हैं आप इतने बड़े बड़े रेजर्वायर बनाते हो तो जब चाहे आप बाढ़ ला सकते हो। अब एक कमीने, जो मैंने डैम बनाया है वो तेरे बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले बनाया है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ सर, पहले मैंने बनाया। तो अगर मैं बांध से पानी छोड़ूंगा, पहले तो मेरे लोग डूब जाएंगे। 40 किलोमीटर तो या 50 किलोमीटर भारत की टेरिटरी है, उसके बाद तेरे पास आएगा, गधे हैं गधे। सो ये सच्चाई है, ये शोर मचाते जाएंगे, अपना पैसा खर्च करते जाएंगे, और इनको मिलेगा कुछ। एक बार हमने फैसला किया, दुनिया में कोई परवाह नहीं करता सर, टेक इट फ्रॉम मी। यहाँ तक कि मैं बात करता हूँ जब कभी कभी विदेशी दोस्तों से कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, कहते इंडस, हाँ इंडिया, इंडिया, हाँ तो ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, उसके आगे किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये जितना मर्जी पैसा करे, जितने मर्जी लॉबिंग फर्म्स को एंगेज करें, कोई फायदा नहीं है सर, ये मेरा मानना है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। अब उनका एक नया फोकस हो गया है सिंधु नदी के, 1 साल हो गया उसको सस्पेंड किया, अभियान में रखे हुए, बीच में तो सो रहे थे, अब सडनली जागे हैं, यार ये क्या हो रहा है, जब वो देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या हो रहा है, और उनका ससुर चीन उनको बता रहा है भाई तेरे को बहुत तकलीफ होगी, तो अब थोड़ा सा फुदकने लगे हैं। ये सच्चाई है। और क्या इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को हम वापस लेंगे? एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्या चंद्रमा नीले पनीर का बना हुआ है? सवाल नहीं पैदा होता है। 65 साल 66 साल तो हमने सफर किया है ना सर, करोड़ों अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा पानी भी सब इधर जा रहा था। अब वो नहीं होगा सर। अब हम अच्छे नहीं बनना चाहते, हमें नोबेल पीस प्राइज नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि भारत में भी अ, कृषि उत्पादन के लिए हमें और पानी चाहिए, वो हम करेंगे सर। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट भारत के किसानों का है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम खास दखल सर नहीं वो देना चाहते। कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी करने हैं, और ये खबर तब आ रही है जब अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि सिप्री की रिपोर्ट आती है, और सिप्री की रिपोर्ट में भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स रेडी टू 12 मिसाइलें। फायर मोड में है। और उसके बाद अभी ये रिपोर्ट आना कि भाई पाकिस्तान इसको यूनाइटेड नेशन में उठाने का प्रयास कर रहा है, मुनीर इसको शह दे रहा है। तो क्या इंडियन थिंक टैंक को इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत है, या फिर इंडिया का जवाब क्या होगा, आपको लगता है इस पर? मुझे लगता है सर, ये जो बकवास कर रहे हैं ना, मैंने ये डिप्लॉयमेंट करे, वो सब अपने लोगों को बनाने के लिए। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि तू तो बड़ी बड़ी ढेंगड़े मारता था कि मैं एक मिसाइल फेंकूंगा पूरा भारत खत्म हो जाएगा। हम्म। तो क्या समय, अब क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा ये? वो जी मैं कर रहा हूं, तो वो ये सब दिखाता भी है अपने बोला था लोग। ना, तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देगा। ये सब बकवास करते थे वो पिंजरे वाली मुनिया, और वो दूसरा क्या था वो, भुट्टे वाला, क्या बिल्लू हाँ, भुट्टे वाला, या वो भी ऐसी बातें करता था। तो बिल्लू भुट्टे बिल्लू वाला भाई, तो, हाँ बिल्लू भाई क्लिंटन। नहीं, वो ये तो वो बिल्लू दूसरा भाई है, बिल्लू क्लिंटन है, भाई। आप इसको कुछ ये कुछ बिल्लू, और ये बोलते हैं बिल्लू आप भुट्टे इसको। वाला है, ये बिल्लू भुट्टे वाला है। बिल्लू, हाँ बिल्लू भुट्टे हाँ, वाला। भुट्टे वाला। तो ये भुट्टे वाले ने भी ऐसी-ऐसी बातें की थी, तो वो पिंजरे वाली मुनिया से सीख कर उसके पीछे, उससे पूछे बिना तो कुछ करते नहीं है ना सर। यहाँ तक कि तो मैंने तो सुना है कि जब वो एक बदमाश शरीफ है, अपने आप को कहता है मैं प्रधानमंत्री, उसको शौचालय जाना होता है सुबह, तो फिर फ़ोन करता है, "सर, मुनीर साहब मैं शौचालय जा सकता हूँ, बहुत ज़ोर से मुझे प्रेशर पड़ रहा है।" तो कहता है, "अच्छा जा भई।"
ये तो हालत हो चुकी है उस देश की। सो सर इसमें जो है मेरा मानना अगर वो कोई डिप्लॉयमेंट कर रहा है उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। एक चीज़ है जो हमें गुडविल के बारे में जो कहते हैं ना उनके लोग हमारे भी होते थे, याद है सर? मोमबत्तियाँ लेके बॉर्डर पे पहुँच जाते थे, यहाँ भी अमन की आशा, वो बन गई थी अमन की निराशा। बकवास करते थे। बुड्ढे-बुड्ढे जो रेफ्यूजी बन के आए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ थी, वो पहुँच जाते थे, मोमबत्तियाँ लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पे, नॉनसेंस। तो अभी क्या हो रहा है सर कि हम इस सिचुएशन में हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर जो भी ये डिप्लॉयमेंट करना चाहे, ये कर सकता है सर। डिप्लॉयमेंट हमारे साथ करेगा, हमारे साथ जंग किया, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऐसा ठुकेगा अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान की ये काबिलियत नहीं है कि 3 फ्रंट वॉर लड़े। 3 फ्रंट क्या? अफ़गानिस्तान, टीटीपी बलूचिस्तान, भारत। ताकत नहीं है उसमें। तो वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, बकवास करेगा। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ सर, जो मैंने अफ्रीका में देखी है, पश्चिम अफ्रीका में। तो वहाँ पर जिहादी ग्रुप बहुत आ जाते हैं, लड़ रहे हैं। माली में, बुर्किना फासो में, मॉरिटेनिया में, जहाँ-जहाँ मैं रहा हूँ। वो वहाँ आते हैं जिहादी ग्रुप जहाँ की सरकार कमज़ोर होती है, फ्रेजाइल हो ना, यहाँ सरकार की हुकूमत नहीं है, तो ये आके कब्ज़ा करते हैं। तो अब ये मुन्नी भाई पिछले साल गया था लिबिया, तो लिबिया की एक गैर कानूनी सरकार है ईस्टर्न लिबिया में जहाँ पे तेल है और उसका नेता जो है वो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, 85 साल का है, हफ्तार खलीफा हफ्तार। तो ये पिंजरे वाली मुनिया उससे मिला था और $4 बिलियन की डील कर ली, मैं तेरे को ये हथियार दूँगा, ये दूँगा, तेरे को हवाई जहाज़ उड़ाने सिखाऊँगा। तो डील में काफ़ी हद तक कहते हैं कि शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ हो रहा है। इसीलिए खबर आपने ये भी पढ़ी होगी कि मोसाद जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बड़े नाराज़ थे, अगर लिबिया को ये हथियार मिले, लिबिया आगे किसी और को देगा, इज़राइल के अगेंस्ट यूज़ होंगे, तो ये मुन्ने हुँ। पिंजरे वाली मुनिया को हूरों के पास भेज दो। ना किसी ने उसका खंडन किया है, ना किसी ने उसकी कन्फर्मेशन की है। लेकिन अगर एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट मैं मिला हुआ हूँ एस्कोबार, अगर वो काफ़ी माना हुआ है, अगर उसने ये चिट्ठी ये आर्टिकल पब्लिश किया तो किसी आधार पे किया होगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज़ अगर कोशिश की, क्योंकि इज़राइल की छवि भी ये है सर, पर हेड बेसिस यानी पर कैपिटा या पर पॉपुलेशन पर पर्सन जो है, बेसिस पर जितने लोग इज़राइल में रहते हैं 1 करोड़ से कम, जितनी टारगेटेड असैसिनेशंस उन्होंने की हैं और किसी देश ने नहीं की। वो माहिर है इस काम में। तो इसीलिए शायद ये जल्दी से छुप के बैठ गया था और बाहर भी नहीं निकल रहा था, जब किसी बोला होगा, "आ रहे हैं तेरे को।" हाँ, ये इस खबर की बड़ी चर्चा है सर कि मोसाद ने इज़राइल मुनीर के पीछे है। लगेगा क्योंकि अगर आपने सऊदी अरेबिया को तो कुछ सामान दे दिया है और अगर सऊदी अरेबिया उसका प्रयोग करने की कोशिश करेगा इज़राइल के अगेंस्ट, तो इज़राइल ठोकेगा। सो ये मेरा मानना है कि इसमें आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, करते हैं करने दो, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला सर। तो आप जो है इसको बिल्कुल मेरा मानना है सर, आप इसको पूरी तरह से समझ जाएँ सर। कल शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से अज़रबैजान या कहीं का राष्ट्रपति उसके यहाँ आया हुआ था, उससे बातचीत में वो कह रहा वो पूरे डेलीगेशन के पास इज़राइल का नाम नहीं ले रहा था वो, लेकिन वो ये कह रहा था कि हम जो ये पीस मेकर का जो क्या कहते हैं रोल हम निभा रहे हैं, इससे दुनिया के बहुत सारे देश परेशान हैं और वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि इस पूरे पीस मेकिंग प्रोसेस को जो है पीस-पीस कर दिया जाए। उसका इशारा इज़राइल की तरफ था। ऐसी भी खबर है जो आप बता रहे थे कि इज़राइल को पाकिस्तान का ये जो रवैया है इस पूरे खेल में बहुत पसंद नहीं आ रहा है और लोग तो ये कह रहे हैं कि असीम मुनीर के पीछे मोसाद जाने वाली है। अब ये बात जो कह रहे हैं, मेरा तो ख़्याल है कि वो कहते हैं ना बोरोड टाइम, उसका टाइम आ गया है क्योंकि अब 17-18 तो उसकी पत्नियाँ यहाँ पर हैं, पर उसको 72 चाहिए, तो वो यहाँ तो मिलेंगी नहीं। सो मेरा ख़्याल वही अब आप सोचें तो हो जाएगी सबसे बेस्ट चीज़। तो आप देख लीजिएगा आने वाले समय में क्या होता है। मैं ज़रा इज़राइल से जो खबर आ रही है ना, वो देख रहा था। इज़रायली सरकार ने भी खंडन नहीं किया। नॉर्मली तो एकदम कहती है बकवास कर रहा है ये अखबार वाला। कुछ नहीं बोला, खामोश है। तो मैं फिर समझने की कोशिश करता हूँ, खामोश क्यों है और अगर मानना चाहते थे, तो इस आदमी को हाँ। क्यों मानना चाहते थे? हम लोगों की ट्रेनिंग होती है व्हाई और किसी को क्यों नहीं? तो मेरा मानना है कि यही आप समझ जाएँ, अ, सच्चाई ये है सर।
सो ये जो बांग्लादेश के हिस्से में आजकल ना बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो पता ना सारे मुझे फ़ोन प्रोटेस्ट वही जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं और वहाँ अभी भी एंटी इंडिया, प्रो टीएमसी, प्रो ममता कई होने रिपोर्ट्स दो, ये बता रही हैं कि आईएसआई ने बांग्लादेश को अपना एक नया बैटल ग्राउंड बना लिया है। वो बना लिया वो हो जाए वहाँ क्या से कितने भारत को कितने लोग डिस्टर्ब लड़ेंगे? करना नहीं चाहते सर, नहीं सर, मेरा मेरा मानना है कि क्या होगा? हम तो आप बांग्लादेश जो मर्ज़ी करें, उसे अपनी फ़ौज भेजिए ना जगह-जगह पे, ढाका भेजिए, यहाँ भेजिए, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। करेगा क्या सर? मैं तो अभी जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ अ, बातचीत की थी मैंने बहुत से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने, उन्होंने कहा कि देखिए पूरी तरह से तो सील नहीं होगा बॉर्डर, लेकिन बहुत हद तक और बहुत कम हो गया। ये जिहादिस्तान, ये कंगलास्तान जो है, हम उनके लोगों को वहाँ ले जाते हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। ले आते हैं, फिर वहाँ ये शोर मचाते हैं, देखो जी क्या कर रहे हो, मानव अधिकार का उल्लंघन। 3-4 दिन के बाद जब मीडिया का इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर वहाँ से ये चले जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वी हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और मेन चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद अब मेरा जो चाचा है जो वॉशिंगटन में रहता है, मैकडोनाल्ड ट्रम्प, उसको भी समझ आ गया कि इससे पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। ये मेरा मानना है सर। सर, क्या ये खबर आप तक है कि मतलब ट्विटर पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं, एक डिफेंस एक्सपर्ट को मैं पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि सीआईए जो है, वो पीछे से ऑफ़र कर रही है ईरान को कि तुम्हारे जो भी फ्रीज़ एसेट्स हैं, वो तुम ले लो। इसके अलावे तुम अपना न्यूक्लियर दरवाज़ा खोलो। ईरान का कहना है कि पैसे तो हमें चाहिए, न्यूक्लियर दरवाज़ा भी हम खोल देंगे, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कहीं कोई बातचीत नहीं होगी। वो अब ये सर कह रहे थे कि एक बड़ा गेम बैकडोर में खेला जा रहा है। जी। मैं आपको बता देता हूँ, इराक पॉइंट 2.0 है। आपको पता है कि इराक पूरे जो जो पैसे हैं उसके, वो तेल बेच रहा है ना सर? तो इराक का जो तेल है, आप खरीदेंगे, प्रकाश ललित साहब खरीदेंगे, जो पेमेंट देंगे डॉलर में, आप $10 की पेमेंट देंगे, तो वो पैसा कहाँ जाता है सर? वो जाता है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, उसको कंट्रोल कौन करता है? आप जानते हैं। और वो रिलीज़ करता है, तो इराक कहता है, भाई देख मुझे शू पॉलिश खत्म हो गया, मुझे शू पॉलिश चलो 10 टैन कैन का, भई मेरी दवाइयाँ नहीं है, तो अच्छा इतनी दवाइयाँ ले सकता है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, यही होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा है कि एग्रीकल्चर यानी खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आप खरीद सकते हैं अमेरिका से। पैसा ईरान को नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत चला गया तो चला गया, मेन पैसा अमेरिका में बैठेगा। और सर ईरान जो इतनी बकवास करता है, वो मान गया है, तभी तो ये एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक चीज़ और है मज़ेदार, एक तरफ वो बेचारा वंशी वंशी जो है, क्या वंशी का नाम है? उनका वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वंशी, नहीं, जेडी वेंस। हाँ, वही वंशी जो है। तो वो वैंसी वहाँ पे बैठा हुआ कह रहा है कि हम ये बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। पीछे से डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है, "अबे कमीनों, अबे ब मैं तुम्हारा ये हाल कर दूँ।" वो जेडी वैंस को कमज़ोर कर रहा है। जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो, तो पीछे बैठ के गालियाँ दे रहे हो, क्या सोचता है क्या होगा? सर, पीस डील तो हो गई है, हॉर्मुज़ खुला है, क्योंकि मैं शायद कुछ ईरानियन लोग हैं ईरान के अंदर, उन्होंने कह दिया है कि भाई तूने हॉर्मुज़ का, शाह ऑफ ईरान ने 1974 में जब जंग हुआ था ना 73 में, इज़राइल का कुछ अरब देशों के साथ, उसके बाद शाह ऑफ ईरान था वो बदमाश, उसने कहा कि 4 गुना बढ़ा दो तेल की कीमतें। तो वेपनाइज़ तेल को उसने किया था, हमें बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन हॉर्मुज़ को वेपनाइज़ ये मुल्लों ने किया है। और अब क्या हो रहा है, जब शाह ने बहुत कीमतें बढ़ा दी थी, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया कि और तेल ढूँढेंगे, अल्टरनेटिव ढूँढेंगे, और अब हॉर्मुज़ की सर अहमियत कम होती जाएगी। 2-3 साल में आप देखेंगे हॉर्मुज़ बिल्कुल बेकार का हो जाएगा, एक नॉर्मल चैनल होगा, कोई उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया तंग आ चुकी है कि एक पिस्सू सा देश, चलिए बड़ा देश है, बड़ा महान है, ये है, वो बकवास करते हैं, कि ऐसा एक देश पूरी दुनिया के ऊपर कहर बिछा सकता है बिकॉज़ ऑफ क्लोजिंग द हॉर्मुज़। तो हम लोग इतने वल्नरेबल क्यों हैं ना सर? ये चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक रिपोर्ट आई है, शायद आपने देखी होगी। एयर फोर्स ने अपने राफेल्स के मेंटेनेंस का 1 साल का ठेका वो दिया है कि 6 भाई महीने का। हमारे 36 से 36 राफेल हैं, हाँ, राफ़ाल जो उनके सर, इसका मैं बता देता हूँ क्या है। इसको कहते हैं ब्रिजिंग मेंटेनेंस। ये सिर्फ ना, मिसाल मैं के तौर, दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपसे। जी, जी। लोग तो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरा।
लेकिन 36 के 36 राफेल हमारे सुरक्षित हैं तो और मैं तो यही तो सुरक्षित है कहने लगा। तभी उसका मेंटेनेंस होगा। लोग पूछ रहे थे कि बताओ कितने राफेल गिरे, उन लोगों को मैं जरा समझा दीजिए कुछ। मैं बता हाँ, बिल्कुल मैं समझाया। सुनिएगा, मैं आप लोग सुन लीजिएगा। कम से कम 15,000 राफाल हमारे गिरे थे। अगर आप जिहादिस्तान के ऊपर विश्वास करेंगे, वो है ना वो बदमाश ख्वाजा, क्या नाम है वो जो वहाँ का राक्षस मंत्री है, उससे पूछा गया कि पहले दिन जी मैंने 2 गिरा दिए हैं, 3 गिरा, आपको कैसे मालूम है? जी मुझे कैसे मालूम है? जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, गधा कहीं का। सर, फैक्ट इज़ जब हमने शुरू में कहा था हमारा नुकसान हुआ था, कुछ हानि हुई थी, किसने बोला कि ये राफाल थे? किसने बोला? और जिन पाकिस्तान ने नंबर्स बोला, उसको पाकिस्तान ने उसको बोला और हमारे यहाँ कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों ने बोला। तो सर आपको कैसे मालूम है कि दूसरा जहाज नहीं था? आपके आपको इतनी जानकारी है? ये जो बैठे हुए वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने बोला 5 गिर गए, 7 गिर गए। वो ये सर ट्रंप ने कभी मैं किसी देश का नाम नहीं लिया। सर मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मेरे पास जी, राफाल है, राफाल का मतलब होता है हवा का झोंका। मेरे पास मिग है, मेरे पास सुखोई है, मेरे पास मिराज है। किसने बोला कि राफाल गिरा है? और फिर जब हम रिपब्लिक डे पे फ्लाई पास्ट करते हैं, तो जो जहाँ प्लेन का टेल नंबर जो होता है ना, उसने बताया ये गिर गया, ये गिर गया, वो सारे तो उड़ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि झूठ की भी हद होती है। अब उनका झूठ एक्सपोज हो गया। सर ये ब्रिजिंग मेंटेनेंस क्या होता है? 10 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, वो सितंबर में खत्म हो रहा है। तो हमने कहा भई अभी 6 महीने के और आप करिए, हम लोग कुछ तब तक हमारी जो अ, कैपेबिलिटी है हम उसको बहुत एनहांस करें, उसके बाद हम खुद करेंगे। क्योंकि मुझे याद है सर, जब हम अफ्रीकन देशों को लोन देते हैं, तो वो कहते हैं देखिए इस समय हम वापस नहीं कर पा रहे जैसा हमको करना था, तो हमें ब्रिजिंग पीरियड दीजिए, थोड़ा पैसा और दे दीजिए 1 साल के लिए या 6 महीने, उसको ब्रिजिंग लोन कहते हैं। वो तो बड़ी कॉमन चीज़ है। तो हमने ये ब्रिजिंग मेंटेनेंस के लिए उनको बोला है। आगे देखते हैं, इसके बाद जब हमारी अपनी काबिलियत होगी तो फिर सवाल ही पैदा होता है। तो मेरा मानना ये है सर कि जब ये जहाज़ उड़ रहे हैं और किसने बोला? ट्रम्प साहब ने देखा था राफाल को, उसको पता है कि राफाल राफाल में और ईगल जो हवा में ईगल उड़ती है जो ना हवा चील, में उड़ती है ना चील, सर उसको कैसे पता है सर दोनों उसको में क्या कैसे फ़र्क पता है? है दोनों में क्या फर्क है? क्या वो एयरफोर्स का पायलट रह चुका है? तो ये चीज़ें आप देखिए, किसने आपको बोला है कि राफाल गिरे थे? वो तो ट्रम्प ने बोला ना। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जब मैं पढ़ता था अमेरिका में, एक क्लासेस अटेंड करता था, रॉबर्ट मर्टन होते थे वहाँ पर। रॉबर्ट मर्टन, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप करते कुछ हैं, उसका परिणाम कुछ और हो सकता है। तो अभी सिंदूर में जो हमने ये सुन लीजिएगा, जो हमने ये ये शरीफ बदमाश ने कहा था, या बदमाश शरीफ ने कहा था कि मैं जो है भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। हमने ये शब्द का यूज़ नहीं किया, तो उसने कहा। उसके बाद कई देशों ने हमसे पूछा, टाइगर ये ब्रह्मोस क्या है? शुरू में हमने बात की थी कई देशों, मैंने खुद बात की थी, भाई तुम खरीदना चाहते हो, बहुत अच्छी मिसाइल है। तो बोले क्या कभी इसका प्रयोग हुआ है? इन गधों ने हमें मौका दे दिया। इसका प्रयोग हुआ, सारी दुनिया को पता लग गया, हमने ध्वस्त कर दिए इसके एयरफोर्स स्टेशन, इंक्लूडिंग नूर खान। बहुत बड़ा इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हम ध्वस्त कर बोले यार ये तो बड़ी शक्तिशाली है, हमें बता। अभी तक 3 देशों ने लिए हैं सर। आसियान का नाम सुना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये तीनों आसियान के सदस्य हैं। मजेदार चीज़ है, वियतनाम है, फिलीपींस है और इंडोनेशिया है। तीनों आसियान के सदस्य हैं। यानी आसियान अब भारत के ऊपर निर्भर होता जा रहा है हल्के-हल्के अपनी सुरक्षा के लिए। अमेरिका पे भरोसा नहीं करता, चीन पे भरोसा नहीं करता। ये बहुत बहुत अहम चीज़ है सर, क्योंकि वो भी अपनी डिफेंस के बारे में जब सोचते हैं, अब वो भारत की तरफ थे। सारी दुनिया भारत, 17 देश हैं सर। आज तारीख है 26 जून 2026, 26/6/2026 है ना? 26 सब जगह आ रहा है। तो उसमें क्या है सर कि 17 देश, जो मेरी जानकारी है, इस समय ब्रह्मोस लेने का अपना इंटरेस्ट व्यक्त कर रहे हैं। कोई यस क्यों सर, करेंगे? यस यस यस। अगर उसमें अगर हमने प्रूव नहीं किया कितनी शक्तिशाली है, तो कौन लेगा उसको सर? बताएँ मुझे सर। इसको अगर आप स्वीकार करें कि हमने सारी दुनिया को साबित कर दिया कि बहुत काबिल वेपन है, ये ठोक सकता है दीपक सर, और जो देशभक्त है वो तो स्वीकार करता ही है। जो देशभक्त वो जो होगा वो सेना से हिसाब भी नहीं मांगेगा। लेकिन जो वो जो कौन लोग हैं देशद्रोही जो है, ये नहीं पूछते, सर वो तो ये नहीं भगवान से पूछते भी कि सबूत पाकिस्तान माँगे। में कितने मरे, नहीं, वो तो भगवान से पाकिस्तान भी के सबूत कितने जहाज माँगेंगे। गिरे? सर जी, देखिए ना,
वो जो है बंदा, एक कोई है 60 साल का लगभग, तो कहता है मैं टीनेजर हूँ। तो उसने तो बोल दिया था कि ट्रम्प ने कहा डेड इकोनॉमी, बोला देखो भारत की इकोनॉमी डेड है। फिर वो अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा यार भारत की इकोनॉमी बड़ी तगड़ी चल रही है, फिर ये चुप हो गया। ये सब चीजें कहते क्यों? आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी बेइज्जती होती है, कितनी बेइज्जती कराओगे? तो मुझे लोग कहते हैं इसकी तो इज्जत है नहीं, तो बेइज्जत कैसे होगा? अब पता नहीं सच्चाई क्या है, ये चीजें कहने का क्या फायदा है सर? आपने हमने शुरुआत की थी, मैं दोबारा कह देता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी नल का नहीं है कि हम कल बंद कर देंगे, लेकिन जब हमारे रिजर्वॉयर, हमारे तालाब बन जाएंगे, कनाल बन जाएंगी पानी को इधर उधर ले जाने के लिए, इनको बहुत तकलीफ होगी। और रिजर्वॉयर अगर इनके बॉर्डर के पास बने, भर जाएं, जिस दिन हमने खोल दिया बाढ़ आ जाएगी। यानी फ्लड भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, फ्लड भी हम, ये जो बकवास करता था हजाम सेठी की रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा, बकवास करता है। फ्लड भी हम कंट्रोल करेंगे और कितना पीने का पानी इनको देना है उतना भी हम कंट्रोल करेंगे। और काबुल नदी जो आती है अफगानिस्तान से, जो सिंधु से मिलती है, उसको में पानी डालती है, उस पे भी बांध बनाया जा रहा है। सही है, बहुत सोच समझ के काम किया जा रहा है। तो बस हाँ, इतना ही मैं लंबा कहना गेम है। चाहता हूँ। ये थैंक सर यू सर। ज्यादा नहीं है, 2 या 3 साल, इससे ज्यादा नहीं है सर। ठीक सो है। इसमें मैं, मेरा बस यही एक अनुरोध है कि आप लोग देखते जाइए, जो खबर आती है उसको अपने दिमाग से सोचिएगा क्या ये हो सकता है। जम्मू कश्मीर जाइए, देखिए क्या काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग जिनको बहुत नुकसान होता था, चिनाब नदी पे टूरिज्म नहीं कर सकते थे, पानी उधर जा रहा था, अब वहां पे टूरिज्म का भी बहुत डेवलपमेंट दोबारा हो रहा है सर। तो जम्मू और कश्मीर के लोग तो पर्यटन की जो इंडस्ट्री है उस पर उनका बहुत निर्भरता है, वो बहुत खुश है। मैं तो होके आया हूँ, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। राइट सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय। थैंक यू सर। हर हर महादेव सर, मैं तो होके आ रहा हूँ महाकाल से। आपको भी भगवान शिव की गुड विशेस, प्रार्थना आपके लिए की थैंक यू सर। दीपक सर, थैंक थैंक यू।